इस सेशन की शुरुआत हम इसी चीज से करेंगे कि यूरे एंड मिलर, नाम एनसीईआरटी में भी है इन वैज्ञानिकों के, आपने शायद पढ़ा भी होगा। हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर ने किस प्रकार से खास तरह का एक apparatus डिजाइन करा, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। अपने उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट। साइम्यूलेट करना कि हु बहू सेम वैसी कंडीशंस क्रिएट कर देना। साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डिजाइन करके ये साबित कर दिया कि भाई अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली कंडीशंस लैब में क्रिएट कर दी जाएं तो हम भी सिंपल मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो कागज कलम तैयार रखिए, मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया आपको, आज क्या पढ़ाने वाला हूं ये भी बता दिया। इंपॉर्टेंट नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहेंगे, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ, एक अच्छी उमंग, एक अच्छी सोच के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैंने बतानी है आपको इवोल्यूशन को लेकर के, नजरिया ही बदल जाएगा आपका चीजों को देखने का, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने का आपका नजरिया बदलेगा। राइट, चलिए जी, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, देखिए गौर कीजिएगा। वॉज देयर एनी प्रूफ सपोर्टिंग दिस हाइपोथेसिस? कौन सा हाइपोथेसिस? ओपेरिन एंड हाल्डेन वाला कंसेप्ट, जिसे ओरिजिनली किसने दिया था? हैकल ने, बट इट वॉज इन अ क्रूड फॉर्म। It required further exploration and experimentation. Exploration was done by Oparin and Haldane. Experimentation was done by Urey and Miller. तो चलिए जी, आपको ले चलते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की तरफ। हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर, राइट जी। स्टैनले मिलर इन 1953, देखिए हमने हेडिंग दिया मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना। द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय मिलर, यूरे गाइडेड हिम, ध्यान रखना। सो स्टैनले मिलर, हु वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ हैरोल्ड यूरे, ध्यान रखना कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये भी पूछा हुआ है कि वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने करा था। हम जानते तो यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से है। मिलर यूरे के स्टूडेंट थे, वो अपनी स्टडीज कर रहे थे उनके अंडर। सो यूरे ने उन्हें गाइड करा कि भाई इस तरह का सेटअप बनाओ, ऐसे करो और एक्सपेरिमेंट तुम खुद करो। ठीक है जी, कहां किया गया एक्सपेरिमेंट? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट है। साइम्यूलेट का मतलब होता है हु बहू सेम वैसी कंडीशंस क्रिएट करना, किसी चीज को बिल्कुल कॉपी करना। तो एक खास तरह का अपरेटस बनाया गया जो आपको यहां पे दिख रहा है। कैन यू सी? मेन मेन चीजें इसमें बताऊं क्या थी अपरेटस में। देखो ये एक बड़ी सी फ्लास्क थी, ये वाली। इस फ्लास्क के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और इस अपरेटस में वो वाटर वेपर भी सर्कुलेट करते थे। इलेक्ट्रोड्स भी लगा दी कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट किया जाएगा। इसीलिए इस apparatus का नाम था बेटा, the apparatus was called spark, लिख लेंगे आप भी, spark discharge apparatus, right? Spark discharge apparatus. क्लियर? एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट। सुनिए गौर से। Miller demonstrated it clearly that ultraviolet radiation or electrical discharges or heat or a combination of these, ये सारे एनर्जी सोर्सेज हैं। यूवी रेज ले लीजिए, हीट ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, या इन सब का कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, किस चीज का मिक्सचर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। मैं सिंपली ऐसे कहता हूं याद करने को, M A
H in the ratio 2:1:2 उन्होंने लिया. M for methane, A for ammonia and H for hydrogen. सो उन्होंने कहा कि भाई मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और साथ में वाटर वेपर्स लेकर के एक सही रेशो में, मात्रा में मिला करके और एनर्जी सोर्सेस दिए जाएं तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. और बना के दिखाए उन्होंने. देखिए, जिस स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस की मैं बात कर रहा हूं वो इस समय आपके सामने है. आप क्या क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? चलिए आपके लिए अंडरलाइन करते हैं जी. इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं आपको? ये इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाई है, एक इधर लगाई है, राइट. ये मेन फ्लास्क है, गैस चैम्बर. यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया. भाई इसमें ठंडा पानी सर्कुलेट करेंगे और फिर वो गर्म हो जाएगा, तो ओवरऑल कंडेंस करना है हमने जो अंदर स्टीम बनाई है उससे, राइट जी. यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लास्क में पानी बॉयल करेंगे, वाटर बॉइलिंग चैम्बर. और ये रहा बर्नर, राइट जी. बर्नर जलेगा तो पानी उबलेगा. Now, अब इसमें क्या कर दिया भाई? पानी भर दिया गया. आप देख पा रहे हैं, ये रहा वाटर. कैन यू सी हियर? पानी है जी. नाउ इस सेपरेटस में पहले उन्होंने वैक्यूम भी क्रिएट करा, पूरा वैक्यूम कर दिया गया है ना, कि हवा नहीं छोड़नी है अंदर बिल्कुल भी. अब क्या करा जी, वो जो वाटर होल्डिंग फ्लास्क है वहां से नीचे बर्नर जला दिया, हीट हुई, पानी उबलने लगा. यू कैन सी वाटर इज बॉइलिंग. तो पूरी स्टीम सर्कुलेट होनी शुरू होगी उसमें. ये देखिए, स्टीम सर्कुलेट होती होती उस मेन गैस चैम्बर में भी आ रही है. जो गैस चैम्बर जहां मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन हमने कहा है कि लिए गए हैं, है ना. गैसेस भी फ्लो करेंगे पूरा इसमें. नो, अब यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स के जरिए ये स्पार्क करा जी. तापमान बहुत ज्यादा कर दिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जी उन्होंने सेपरेटर्स में करा और स्पार्क जनरेट कर रहे हैं. अगर हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें, उस समय हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, ये सब एनर्जी के सोर्सेज रहे. तो उन्होंने उन्हीं एनर्जी सोर्सेज को एक तरह से साइम्युलेट करना था, रेप्लिकेट करना था. चलिए जी देख लेते हैं एक बार फिर से. रेशो क्या रखा था? रेशो ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट वाज 2:1:2. आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. देखिए, नीट के एग्जाम से पहले अलग अलग स्टेट्स के अपने एग्जाम होते थे. यूपी का यूपीसी पीएमटी, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश पीएमटी, पंजाब का पंजाब पीएमटी, एक ऑल इंडिया लेवल पे जो एआईपीएमटी होता था, दिल्ली का डीपीएमटी. सो अलग अलग स्टेट्स में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी भी मार्केट में आते हैं, जो भी बुक्स आप रेफर करते हैं उनमें अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस. सो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये अब तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, अब तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहे. इसीलिए वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एंड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आपसे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ओके, सुनिए. मिलर सर्कुलेटेड मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स इन एन एयर टाइट, ये ध्यान रखना है, एयर टाइट apparatus and passed electrical discharges from electrodes, right. तापमान भी बहुत ज्यादा रखा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस पास किए. और उसके बाद ये देखो, इस चैम्बर से मिक्सचर जो है कंडेंसर की तरफ आ रहा है. वो कंडेंसर दिख रहा है छोटा सा. नाउ कंडेंसर का मकसद क्या है वहां पे? कि जो हीट अप हो गई है सारी चीजें, वेपर फॉर्म में है, वो कंडेंस होके फिर लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, राइट. डिटेल में देख लीजिए, जूम करके दिखाया गया आपको. लग रहा है ना इंटरेस्टिंग ना? सी है, द वेपर्स विल बी कंडेंस्ड है. ये कंडेंसर है, वेपर कंडेंस होके फिर अपरेटस में ये चीज आगे आगे बढ़ेगी, पानी उबल रहा है. तो भाई थोड़े दिनों बाद देखा गया, द एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड टू रन फॉर मेनी डेज. उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वो जो पानी था ना जिसे उबाल रहे थे और वो बार बार सर्कुलेट होके उसी में घूम घूम के आ रहा था, उसका कलर बदलने लगा, ब्राउनिश सा होने लगा. इसका मतलब है कोई तो नई चीजें बन गई हैं जो पानी में घुल गई हैं, जिसके कारण पानी का रंग बदल रहा है. और वो एक्चुअल में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो बनी है. पर हमें चेक तो करना पड़ेगा ना. तो ये जो टैप लाइक चीज यहाँ पे दिख रही है, यहां से अ सैंपल ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड इट वाज एनालाइज्ड. और जब एनालाइज किया गया तो भाई वाकई ही वही रिजल्ट मिले जो वो सोच रहे थे. उन्हें उसमें अमीनो एसिड्स मिले. Amino acids. Simplest amino acid is? Can you tell me? The simplest amino acid? Glycine. Yes.
ग्लाइसिन मिला, ग्लूटामिक एसिड मिला। बड़े हैरान हुए वही। इसका मतलब है ओपेरिन एंड हाल्डेन जो बात कह रहे थे वो बात सच है, राइट? सुनो, they circulated the gases continuously for 1 week. Actual experiment was performed by Miller, right? तो मिलर को रेफर करिए बात, एक हफ्ते तक करा ऐसा, and then analyzed the chemical composition of the liquid inside the apparatus. थोड़ा सा सैंपल लेके चेक करा और देखा भी उसके अंदर large number of simple organic compounds, large number of simple organic compounds containing some amino acids also, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से अमीनो एसिड्स उन्हें मिल गए थे। ग्लाइसिन मिला, एलानीन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला। इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस मिले, अदर सब्सटेंसेस, यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड वर आल्सो प्रेजेंट। तभी उन्होंने कहा ना, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फॉर्म। तो अब साबित हो गया कि भाई ओपेरिन एंड हाल्डेन जो कह रहे हैं वो बातें सही हैं। इसी तरह से करोड़ों साल पहले धरती पे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर्स, ये सब समंदर के पानी में बने होंगे और इसी से लाइफ फिर ओरिजिनेट हुई होगी। चलिए, अभी इस समय स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं? केमिकल इवोल्यूशन का हम जिक्र कर रहे हैं। जो मेटेओराइट्स आकर के टकराते हैं, कई बार ऐसा होता है, आप सुनते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि भाई धरती पे ये धूमकेतु आकर के टकराया एक पर्टिकुलर जगह पे, और जब हम उन मेटेओराइट्स की कॉम्पोजिशन को चेक करते हैं तो वहां पे भी हमें लिपिड्स और कई तरह के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। स्ट्रेंज है ना, राइट? सो इसका मतलब है कि ओपेरिन एंड हाल्डेन का जो कहना था, फॉर्मेशन हुआ होगा भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स का, पहले एटम से मॉलिक्यूल्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, राइट जी? और ऐसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। ये बात सही है, हमने इस पे मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया, भाई ये हाइपोथेसिस हमने पास कर दिया है, राइट? यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई। यूरे एंड मिलर के अलावा और भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे थे। There was a scientist Bahadur, right? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, ही heated a mixture of paraformaldehyde, ammonia, ferric chloride under strong sunlight. Formaldehyde लिया, ammonia लिया, ferric chloride लिया, strong sunlight में heat करा, and he got almost all the amino acids, right? Sidney Fox heated a mixture of amino acids under anhydrous conditions, बिना पानी के, and he reported the formation of proteinoids. अभी हम आगे जिक्र करेंगे प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स का। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे एक्सपेरिमेंट्स करके यूरे एंड मिलर के अलावा ये साबित करा। मेल्विन कैल्विन ने क्या करा? मेल्विन कैल्विन आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा था। मेल्विन कैल्विन टुक अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक साइक्लोट्रॉन में लिया। साइक्लोट्रॉन होता है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी से उन्होंने सक्सीनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फिमेरिक एसिड, ये सब चीजें दिखाया कि भाई बन सकते हैं, राइट? चलिए, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे अलग अलग थ्योरीज जो दी गई हैं टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। रिवाइज कर लें एक बार। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाइबल में मेंशन्ड है, that the entire world has been created by some supernatural power in 6 days. Adam and Eve वाला concept। अब एक religious belief है, साइंटिफिक प्रमाण नहीं है इसके, तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसे नहीं मानती। फिर हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, आर्हीनियस एंड रिक्टर, जिनका यह मानना था दैट लाइफ हैज नॉट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, लाइफ हैज माइग्रेटेड टू अर्थ फ्रॉम सम अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, right? Then theory of spontaneous generation, theory of autogenesis भी जैसे कहते हैं, theory of abiogenesis, Aristotle, Epicurus, von Helmont ने कहा था ना, you can produce rats in 21 days
from wheat grains and a shirt drenched in sweat, right? So ये थी theory of autogenesis की life arises spontaneously out of non-living matter. भाई spontaneously non-living matter से life नहीं बन सकती. Theory of biogenesis किसने दिया था? फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजेनी, लुइस पास्चर. फ्रांसिस्को रेड्डी का वो जार एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको, स्पेलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, एंड लुइस पास्चर का स्वैन नेक शेप्ड एक्सपेरिमेंट. फाइनली लुइस पास्चर disproved abiogenesis and proved biogenesis. तो तब ये कहा गया भाई लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई ये नहीं हम जान पाए थे. इसी को जानने के लिए हम और थ्योरीज पढ़ रहे हैं आगे, है ना. सो करंटली जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ओपेरिन एंड हाल्डेन वाला, जिसे प्रूव करा यूरे एंड मिलर ने, यहां पे भी तो वही बात हो गई ना कि लाइफ इज अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, अमीनो एसिड नॉन लिविंग ही तो है, इनसे लाइफ ओरिजिनेट कर रही है. तो यही बात तो कही गई थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस में. तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन ये कहती है लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. एकदम से, एक झटके से ही बारिश हुई, मेंढक बन गए, काऊ ढंग से अपने आप कीड़े मकोड़े बन गए. नहीं जी, ऐसा नहीं होता, राइट. जो हमने अभी पढ़ा है केमिकल थ्योरी या थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ओपेरिन एंड हाल्डेन वाली, इसमें भी उन्होंने कहा दैट लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर बट इट हैज नॉट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली. इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ये एक बार ही हुआ. ओपेरिन ने एक बात कही थी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर. एक बार ये ए बायोजेनेसिस हो गया करोड़ों साल पहले, वो भी स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ, राइट. एंड बायोजेनेसिस एवर आफ्टर, उसके बाद हमेशा से बायोजेनेसिस ही है. क्लियर है जी ये बात, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. बायोजेनेसिस का कंसेप्ट जो है हमने समझ लिया. एक बार स्टेप्स देख लें फिर से जल्दी से. स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई हाल्डेन ने कहा था ना हॉट डाइल्यूट सूप, कि समंदर के पानी में वो सारे सिंपल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें घुल मिल रही थी. अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, ये सब कुछ था. ऐसे लाइफ ओरिजिनेट कर जाएगी क्या? एक सेल जैसी चीज बनने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका सराउंडिंग मीडियम से पार्शियली आइसोलेटेड होना जरूरी है. और से सुनिएगा, लाइफ हमने कहा कि भाई पानी में ओरिजिनेट करी है. वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट. इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. तो वो जो प्रिमिटिव ओशियन था उसे प्रीबायोटिक सूप, प्राइमोर्डियल सूप, ये सब नाम दिए गए हाल्डेन के द्वारा. आप देखो इसमें एमिनो एसिड्स पड़े हुए हैं, इसमें फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, इसमें शुगर्स भी हैं, पानी में सब चीजें घुली हुई हैं. हम इससे एक सेल जैसी चीज बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि इन मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग मीडियम से कोई पार्शियल आइसोलेशन हो जाए. सेल जैसी चीज तभी बनेगी कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट तभी तो करेंगे अगर इन मॉलिक्यूल्स का एक आइसोलेशन हुआ सराउंडिंग मीडियम से. एक मेम्ब्रेन जैसी चीज आए जो अंदर की चीजों को आसपास रहे, बाहर से हर चीज को अंदर ना आने दे, अंदर से हर चीज को बाहर ना जाने दे. याद करके देखिए जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है ना, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. नाउ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट सिंपल है, पहले प्रोकैरियोट्स बने होंगे फिर यूकैरियोट्स बने होंगे. प्रोकैरियोट्स में कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आना चाहिए कि भाई वो हेट्रोट्रॉफ्स थे और उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स बने होंगे. ऑक्सीजन जब आ गई तो ओजोन लेयर भी आ गई. वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन की जो परत है वो हार्मफुल रेडिएशंस को नीचे नहीं आने दी. उसके बाद यूकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए. तो ये सीक्वेंस रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेप्स. प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, टाइम दे रहा हूं आपको. हेडिंग है स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. नंबर 1 स्टेप, isolation of organic molecules. Number 2, origin of prokaryotes. Number 3,
evolution of modes of nutrition. Number 4, formation of ozone layer. And number 5, origin of eukaryotes. लिख लिए सारे स्टेप्स सीक्वेंस में. अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. जल्दी से एक रिकैप भी ले लेते हैं साथ साथ भाई. हमने ये पढ़ा था कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड इन वाटर बिकॉज वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट. इट प्रोवाइड्स ग्रेटर चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. राइट जी. ऑक्सीजन पानी से भी तो रिलीज होगी ना. वाटर का जब फोटोलिसिस होगा, मान लो कोई हार्मफुल रेज आके पानी पे पड़ रही है तो पानी भी टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी यहां से. ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना. लिखा है ना ये चीज, ये देखो, ये पढ़ो. ऑक्सीजन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन वाटर. और ये सब बातें बिलियंस ऑफ इयर्स अगो हो रही हैं ना. पानी में ही ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते जा रहे हैं और भाई किसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही. एमिनो एसिड्स ने कहा कि हम और दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो थे वो आपस में जुड़े. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जब आपस में जुड़ेंगे तो हम जानते हैं इससे लिपिड्स बन जाएंगे. शुगर 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 जुड़ते जाएंगे तो पॉलीसेकेराइड्स बन जाएंगे. अब हुआ क्या, देखो भाई, प्रोटीन प्रेजेंट है. सुनना मेरी बात ध्यान से. पानी में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, इसके अलावा लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं, इसके अलावा शुगर्स भी प्रेजेंट हैं. राइट. न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बने होंगे, आरएनए बना पहले. अब इन सबका एक इस तरह का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए था कि पार्शियल आइसोलेशन हो जाए सराउंडिंग मीडियम से. ये वाला सराउंडिंग मीडियम है, जैसे आपको दिख रही है एक गोल सी चीज हमने बना दी है ना. अब एक गोल ही क्यों बनाया, सेल ट्रायंगल की शेप में क्यों नहीं है, स्क्वायर की शेप में क्यों नहीं है. सरफेस एरिया का कंसेप्ट पता है ना आपको. बारिश की बूंदें भी गोल क्यों होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स. समझा बात. गॉट इट. ओके. सो यहां पे क्या हुआ कि भाई लिपिड्स ने ये कहा कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि हम एक लेयर जैसी चीज बना सकते हैं. ठीक है, तो लिपिड्स ने एक लेयर जैसी चीज बना दी. आप देख पा रहे हैं ये पूरा लिपिड्स अरेंज्ड हैं ऐसे, और ये बाई लेयर नजर आ रही है. लिपिड्स के पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, है ना. सो लिपिड्स ने एक इस तरह की लेयर बना दी. ये जो बाई लेयर आपको दिख रही है, इसी को जूम करके मैंने यहां दिखाया. और यहाँ पे बीच में फिर ढेर सारे सब्सटेंसेस होंगे भाई, जैसे ये आरएनए भी दिखा दिया हमने, प्रोटीन्स भी दिखा दिए, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, ये सब है. ये पास पास अब एक दूसरे के रहेंगे तो इनके आपस में इंटरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हुए. तो ये जो चीज बनाई है मैंने, ये है जी नॉन सेलुलर लाइफ. अभी सेल नहीं कहना, सेल जैसा सा है तो नॉन सेलुलर हमने कह दिया इसे. और ये हुआ है 3 बिलियन ईयर्स अगो अप्रॉक्सिमेट. लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, नॉन सेलुलर लाइफ अगर पूछे, 3 बिलियन ईयर्स अगो. यूनिवर्स बताओ, मैंने पिछले सेशन में बताया था यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर्स अगो. फिर हमने अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना. तो ये नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सिमेट. ना ये जो हमने मॉलिक्यूल्स बनाए थे, ये जो हमने सेल जैसी चीज, नॉट एक्चुअली सेल, इसलिए नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का, इसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी थी. रिप्रोडक्शन क्या है भाई, पहले तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन रहा होगा, सिंपल बाइनरी फिजन. ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली लिपिड्स ने ये जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है, इस मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी थी. दिस मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडिंग partial isolation. नोट कर लेना ये बात. This membrane is providing partial isolation in the sense कि there are certain substances which can move inside and there are certain substances which can come out. तो बाहर से और चीजें अंदर आएंगी तो साइज बड़ा होगा. साइज अगर बड़ा होता जा रहा है, मान लो ये एक ऐसी वेसिकल जैसी चीज है, इसके अंदर बाहर से चीजें एंटर कर रही हैं, तो इस वेसिकल का साइज बड़ा हो रहा है. अब ये एक लिमिट तक ही बड़ी हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि फुटबॉल जितनी बड़ी हो जाए.
तो होगा क्या, बिकॉज सरफेस एरियाज टू वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाइए यहां पे, एक लिमिट तक बड़ा होने के बाद ये चीज ऐसे एक बड जैसी चीज और बना देगी। तो सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरह से शुरू हो गया, बड जैसी चीज बनी, राइट। हो सकता है फिजन भी हुआ उस समय कि वो दो टुकड़ों में बट गए, ओके। तो इसीलिए इसको सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहा गया है। लाइफ के ओरिजिन को लेकर के कुछ कंडीशंस का होना अति आवश्यक रहा होगा। कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट, राइट। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी, अब जो करंट एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसमें ये सब चीजें हटा दी गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स क्वेश्चन फ्रेम करते समय पुरानी एनसीईआरटी भी रेफर करते हैं, और आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, नंबर 1, there must have been a continuous supply of self replicators। ऐसे मॉलिक्यूल्स होना जरूरी था जो स्वयं को रेप्लिकेट कर सकें। आप जानते हैं ये काबिलियत डीएनए में है, वेरी गुड। सेकेंड, कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशन। जब ये रेप्लिकेटर्स स्वयं को कॉपी करें तो उस समय कोई गलती हो जानी चाहिए, मतलब म्यूटेशन हो जाना चाहिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि म्यूटेशन होगा तभी तो वैरायटी आएगी। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सोची गई है कि सेल्फ रेप्लिकेटर्स होने चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेटर्स जब स्वयं की कॉपी बनाएं तो गलती हो जानी चाहिए जिसके कारण वैरायटी आ जाएगी। वैरायटी अगर आ जाएगी तभी तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर पाएगा, इवोल्यूशन हो पाएगा। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, high temperature in the early earth would have fulfilled the requirement of mutation। जब हम कह रहे हैं कि भाई हजारों साल लाखों साल पहले तापमान बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो म्यूटेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। जो हम सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स की बात कर रहे हैं